और अब अगर हम न्यू डेवलपमेंट देखें तो जो जज है जो डक्की भाई का केस सुन रहा था उसने इस केस से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। आमतौर पर 14-15 दिन का रिमांड होता है, लेकिन इनके पास 30 दिन का लेने, तो ये फिर लोगों को उस तरह से ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाते हैं। फिर इसमें एक सेक्शन लगा हुआ है, सेक्शन 161 पीपीसी। तो ये जो अरूब जतोई ने एफआईआर करवाई है, इस पे 2-3 सेक्शन लगे हैं। मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आपने उसकी सारी की सारी ज़िंदगी की जो उसको गैम्बलिंग से जोड़ दिया। वो 10-15 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा है। अब उसका सारा का सारा पैसा तो गैम्बलिंग का नहीं है। जब पहले रिश्वत दे रहे थे तब इन्होंने नहीं बताया, अब ये चीज़ सामने क्यों लेके आए? देखें, जैसे जैसे चीज़ें डिस्क्लोज हुई, एक मुनासिब वक्त के लिए एक खातून है, थोड़ी हिम्मत भी तो चाहिए होती है। और देखें कि ये इदारे तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, बैकबोन है हमारे मुल्क की, और उनकी क्रेडिबिलिटी को भी इन्होंने ज़ीरो किया। देखिए ना, उसके दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने डक्की की बेल या रिजेक्ट करनी थी, एक्सेप्ट करनी थी। तो ऐसी क्या वजह बनी कि उन्होंने एट द टाइम ऑफ आर्गूमेंट का माजरत कर ली? लेकिन बेल उनकी डक्की भाई को आप बाहर निकलता कब देख रहे हैं? देखें, अगर 17 तारीख को दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट हो जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डक्की की बेल को रोक सके। बेल हो जानी है। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान जुहा राशिद। नाजरीन, सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई का एक केस बहुत अरसे से कोर्ट में चल रहा है कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने जुए की ऐप्स को प्रमोट किया। वो केस काफ़ी अरसे से चल रहा है। डक्की भाई की अभी तक बेल नहीं हुई, लेकिन उस केस में मुख्तलिफ मोड़ आ रहे हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस आ रही हैं। जैसे एक पिछले अरसे में हम देखें तो उनकी वाइफ अरूब जतोई ने एक केस करवाया कि NCCI अफसरान ने उनसे रिश्वत ली। और अब अगर हम न्यू डेवलपमेंट देखें तो जो जज है जो डक्की भाई का केस सुन रहा था उसने इस केस से माजरत कर ली। इस सब पे बात करने के लिए आज हम एडवोकेट फयाज अरामे साहब के पास मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर मामलात कहाँ तक पहुंचे हैं और डक्की भाई की बेल कब तक होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अरूब जतोई ने ये केस किया कि NCCI अफसरान ने रिश्वत ली उनसे। देखिए, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों मुजरिम है। एक साइड के मुजरिमों को पकड़ लिया, दूसरी साइड के मुजरिमों को नहीं पकड़ा। बहुत शुक्रिया आपका। देखें जोहा, ये बेसिकली मैं इसको रिश्वत नहीं कहूँगा, ये तो अगवा बराए तवानी एक तरह का इसको आप कहेंगे कि किसी शख्स को जब आप अरेस्ट कर लेते हैं तो आप लोग भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन लोगों के पास कितने इख्तियारात होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं कर सकती, और आलमोस्ट जो ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं फिर उसी पे ही अदालत को भी उसी के मुताबिक चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। हालांकि अदालत इनके ओपिनियन की बाउंड नहीं होती, लेकिन इनका ओपिनियन जो होता है इन्वेस्टिगेशन का असरअंदाज होता है। तो ये जब लोगों को अरेस्ट करके लेके आते हैं, फिर उनको जिस तरह से थ्रेट करते हैं, जिस तरह से इनके पास 30 दिन के रिमांड की एक पावर है, लीगली एक स्पेशल लॉ है। आमतौर पर 14-15 दिन का रिमांड होता है, लेकिन इनके पास 30 दिन का लेने, तो ये फिर लोगों को उस तरह से ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाते हैं। और उसको फिर अगर तो ये डिस्क्लोज ना करते, अपने तौर पर कोई इदारा इसको लोकेट कर लेता, तो फिर आप कहते हैं कि ये दोनों ही मुजरिम हैं। जब एक शख्स ने जाके इदारों को रिपोर्ट कर दिया कि मुझसे इस तरह से मनी एक्सटॉर्ट की गई है, ज़बरदस्ती पैसे, फिर वो रिश्वत की मद में नहीं आता। फिर इसमें एक उनकी हद तक नहीं आता, अरूब की हद तक। फिर इसमें एक सेक्शन लगा हुआ है, सेक्शन 161 पीपीसी, जो कि डील इस चीज़ को करता है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने अहदे के बदले में किसी से कोई तोहफा मांगता है या उसको कहता है मैं आपको ये फ़ायदा देता हूँ, मतलब कि मांगता है, खुद मांगता है, तब लगती है 161। तो ये जो अरूब जतोई ने एफआईआर करवाई है, इस पर 2-3 सेक्शन लगे हैं। पहले लगा है प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन एक्ट 1947 का सेक्शन 5, उसका क्लास 2, कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई पब्लिक सर्वेंट करप्शन लेता है, अब लेना और चीज़ हो गई, साथ में लग गया 161 कि उसने मांगी है। इट मीन्स कि उनकी डिमांड के ऊपर जब आप, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जब रिमांड पे रिमांड हो रहा है, आपने देखा जिस तरह से 22 दिन का रिमांड रहा, आप फिज़िकली वहाँ पे बंदे को टॉर्चर भी कह लें कर रहे हैं, मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आपने उसकी सारी की सारी ज़िंदगी की जो उसको गैम्बलिंग से जोड़ दिया। अब ये एप्लीकेशन 9 से 10 महीने तक उस आई हैं जब से ये ज़्यादा कॉमन है। और डक्की जो है, मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, ऑनेस्टली बात है, हम उसके लीगल टीम का हिस्सा हों या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन हर शख्स इस बारे में शऊर रखता है। एक शख्स जो है वो 10-15 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा है, अब उसका सारा का सारा पैसा तो गैम्बलिंग का नहीं है।
अच्छा, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि रिश्वत अरूब की तरफ से नहीं दी गई? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बेसिकली अगवा बराए तावान होता है, जब आप किसी को अरेस्ट कर लें फिर पैसा आप डिमांड करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग विक्टिम हैं, खाली अरूब नहीं है। अभी पिंडी में आप देखें कॉल सेंटर ये लोग रन कर रहे थे, वहाँ से भी पकड़े गए। अब लोग क्या होता है कि फिर पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग डरते हुए सामने नहीं आते, यार कहीं हम जाएंगे पकड़े ना जाएं, हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन ना हो जाए। जब पहले रिश्वत दे रहे थे तब इन्होंने नहीं बताया, अब ये चीज़ सामने क्यों लेके आए? देखें जैसे जैसे चीज़ें डिस्क्लोज हुई, एक मुनासिब वक्त के लिए एक खातून है, थोड़ी हिम्मत भी तो चाहिए होती है। देखें हस्बैंड उसका सफ़र कर रहा है, वो ख़ुद मुकदमात में है, बेल उसकी पेंडिंग है, ये कोई आसान काम नहीं होता, तो थोड़ी हिम्मत भी तो चाहिए होती है, कोई फैमिली से मशावरत करनी होती है, उसके बाद फिर आपने कुछ एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं, उसके बाद फिर आप ऐसा स्टेप लेते हैं। अच्छा सर, ये जो अकाउंट से पैसे डॉलर्स की सूरत में निकले, ठीक है, और पैसे किसके ज़रिए दिए गए, कौन लेके गया, किसने निकाले, ये क्या मामला है सारा? देखें ये इन्होंने आगे प्राइवेट पर्सन रखे हुए थे, और वो उनके ज़रिए से, थर्ड पर्सन के ज़रिए से ये पैसे लेते थे। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग है, इनके एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं शुएब रियाज साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। वो देखें कि कितना, आप कह लें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला देखा है कि उसने एक 3,26,400 डॉलर की रिकवरी की डकी से, उसका रिकवरी मेमो बनाया और वो अदालत में जमा करवाया। इट मीन्स कि वो केस प्रॉपर्टी है, किसी भी टाइम अदालत उसको कोर्ट में तलब कर सकती है। उसने वो पैसे अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। बहुत बड़ा कदम है ये। ना उसे अदालत का कोई खौफ है, ना उसे किसी कोई है, बताएं। किस इदारे में बैठा है ये भी खौफ। और ये भी है कि उसको, इस केस को पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और आपने उसको सीज कर दिया, ये केस प्रॉपर्टी बना दी, फिर दिलेरी नहीं है? बिल्कुल। इतनी बड़ी दिलेरी कि वो पैसे अपने ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, और फिर जब लोगों को पकड़ने जाते थे तो कहते थे कि जनाब हमारे साथ एक सिविल बंदा जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का है, और एक हमारे साथ ISI का बंदा है, और देखें कि ये इदारे तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, बैकबोन है हमारे मुल्क की, और उनकी क्रेडिबिलिटी को भी इन्होंने ज़ीरो किया। तो सर, वो जो पैसे इन्होंने रिश्वत के तौर पे सारे बटोरे हैं, वो कैसे रिकवर होंगे अब? मोर देन तकरीबन 5 करोड़ के करीब इनसे पैसे रिकवर हो चुके हैं। ठीक है। पहले रिमांड में 4 करोड़ 25 लाख कुछ पैसे इनसे रिकवर हो गए थे, और उसके बाद सेकंड रिमांड में भी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं उन्होंने किया, और फिर 9 दिन का जब रिमांड हुआ तो बाकी सबको जुडिशल कर दिया गया। ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज है, इसका फिर 2 दिन का रिमांड दिया। इट मीन्स कि 11 दिन का रिमांड, कोई अदालत भी तो चीज़ों को देख रही है। कुछ मामलात हैं अभी भी। अब ये मामला इतना सीरियस हो गया कि इसमें अभी वो चीज़ों तक पूरी एक्सेस नहीं दे रहा है, किसी को भी नहीं दे रहा है, लेकिन 4 करोड़ 25 लाख तक तो हमें श्योर है, वो हमने खुद अदालत में पढ़ा कि इसने रिकवरी इनसे हो चुकी है, जिसमें से 1,22,000 जो है वो सरफराज चौधरी साहब, जो कि वतन अजीज़ की खिदमत करने चले हुए थे, जो वतन अजीज़ के बच्चों को जुए से पाकिस्तान देना चाहते थे, उनकी हद तक वो रिकवरी है। तो अब देखें, एक होता है सिंपल एलिगेशन करप्शन का, अब जब रिकवर होगी तो वो तो एलिगेशन प्रूव हो गया, ठीक है, तो ये इसमें अब इनके केस की हद तक स्टेटस है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि डक्की भाई की बेल क्यों नहीं हो रही अभी तक? देखें, मैंने तो पहले दिन से ये मैं बात कर रहा हूँ कि इस केस में कुछ और इन्फ्लुएंसेस हैं जो यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो असरअंदाज हो रहे हैं इस केस के ऊपर, जिसकी, देखें ये कोई इतना बड़ा केस नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें, वकील देखें जज्बाती नहीं होता, हकीकत पसंद होता है। इसी तरह जर्नलिस्ट भी जो होता है वो हकीकत पसंद होता है, उसने हकीकत पे बात करनी होती है। अगर आप सारी सेंटिमेंट्स को एक तरफ रख के डक्की को भूल जाएं कौन है, प्रैक्टिकली देखें तो इस केस की क्या सज़ा है जी, 3 ईयर पनिशमेंट है, ठीक है, और सारे के सारे जो सेक्शन लगे हैं ना वो फ्रॉड के लगे हैं, ठीक है, सेक्शन 13, 14, 25, 26 पीका एक्ट का, फिर 420 भी फ्रॉड का, साथ में PPC का लगा लिया। हालांकि जब आपने पीका के लगा दिए तो वो अट्रैक्ट नहीं होता, चलें उसको भी मान लेते हैं, फिर भी 7 ईयर है। अदालती मामलात में 7 ईयर पनिशमेंट इज़ नथिंग। यहाँ पे हम रेप के केसेस देख रहे होते हैं 25 ईयर, मर्डर है, साथ में डेथ पेनल्टी है, मर्डर केसेस देख रहे होते हैं। अदालत कहती है, कानून ये कहता है कि जिस जुर्म की सज़ा 10 साल से कम है एट द टाइम ऑफ पोस्ट रेस्ट बेल, वो बेलेबल कंसिडर होगा, ठीक है, और जो 10 साल से ऊपर जिनकी सज़ाएं हैं वो फॉल करेगा प्रोहिबिटरी क्लास में।
ममनुआ क्लास में, उसमें आप बेल नहीं दे सकते, लेकिन अदालत की डिस्क्रिशन है, अगर रीजनेबल ग्राउंड हैं तो उसमें भी बेल दे देते हैं। फिर तो डक्की भाई के लिए जो मुश्किलात हैं वो हल होनी चाहिए थी, लेकिन मुश्किलात और बढ़ रही हैं, बेल नहीं हो पा रही। क्या कोई और मामलात बीच में हैं, या उनको आप लोग अभी छोड़ना नहीं चाह रहे, कोई सिक्योरिटी प्रेशर या इस तरह का कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, हम तो ट्राई कर रहे हैं, उनकी फैमिली पूरी सफ़र कर रही है। तो देखें कुछ इन्फ्लुएंसेस इस केस में हैं। देखें डे वन से अगर आप देखें, जो ये नेशनल साइबर क्राइम के डायरेक्टर थे, ये किस तरह से इन्होंने एक जेस्चर दिया जी, डकी आउट ऑफ कंट्री भाग रहा था, डकी जनाब ये है कि वो कंट्री हेड है जुए का, इंडिया के बुकियों के साथ इसके ताल्लुकात हैं, एकदम से ना पूरा हाइप क्रिएट कर दी। और कभी आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को देखा इस तरह से इंटरव्यूज प्री ट्रायल जजमेंट दे रहा हो, आके कर रहा हो, और खुद उनका कंडक्ट क्या निकला? अब वो कहा करते थे कि जी मैं वतन अजीज़ के बच्चों को देखता हूँ, मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, तो मुझे रोना आता है कि वो कहते हैं जी हम रोस्टिंग करेंगे, हम व्लॉगिंग करेंगे, हम जुआ खेलेंगे, हम बैटिंग करेंगे। तो मुझे बताएं, मेरा आपके प्लेटफॉर्म से तमाम दोस्तों से ये सवाल है, जितने भी लोग ये देखें, क्या पाकिस्तान में गैम्बलिंग बंद हो गई है? बैटिंग ऐप्स बंद हो गई हैं? आज भी बैटिंग ऐप्स चल रही हैं, प्ले स्टोर से लोग उसको डाउनलोड करके वीपीएन लगा के गेम ऑन कर रहे हैं, वीपीएन भी नहीं लगाना पड़ता। और फेडरल गवर्नमेंट ने 27वीं अमेंडमेंट पास कर दी है, लेकिन इस हवाले से कोई कानून नहीं बना कि जुए की प्रमोशन को अगर आपने रोकना है तो वो कैसे रोकना है? अच्छा सर, इस केस में एक अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये कि जज ने केस सुनने से माजरत कर लिया। आखिर क्यों, ऐसा क्या था जो कि उन्होंने माजरत कर लिया? देखें, ये बड़ा वैलिड आपने क्वेश्चन किया है। ये उसी बात की तस्दीक कर रहा है जो हम इससे पहले कर रहे थे कि कुछ इन्फ्लुएंस है। अब पहले जज साहब के पास केस मार्क होता है, वो उसको सुनते हैं, उस पर नोटिस करते हैं, नोटिस करने के बाद नेशनल साइबर क्राइम की जो लीगल टीम है उसको वो तलब करते हैं, ठीक है, कि आके जवाब दें। एट द टाइम ऑफ आर्गूमेंट ऐसा क्या हुआ कि जज साहब ने केस सुनने से इनकार कर दिया? अगर कोई इशू होता तो वो पहले ही इनकार कर दें। एट द टाइम ऑफ डिसीजन, उस दिन दोनों पार्टीज के आर्गूमेंट होने के बाद डिसीजन आना था। अच्छा, डिसीजन का मौका था वो। देखिए ना, उसके दोनों पार्टीज के आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने डकी की बेल या रिजेक्ट करनी थी, एक्सेप्ट करनी थी। तो ऐसी क्या वजह बनी कि उन्होंने एट द टाइम ऑफ आर्गूमेंट का माजरत कर ली? तो आप बताएं क्या वजह है? देखिए, इसमें मैं अब हाई कोर्ट का ला इकबाल बुलंद रखे, मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैं इस पर क्या ओपिनियन दे सकता हूँ। लेकिन आप लोग भी बाशऊर हैं, चीज़ों को समझते हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैं इसको इस तरह, पैसों वाला मामला कोई इस तरह का तो नहीं, कोई चीज़? पैसों का नहीं, देखें पैसों का कोई मामला नहीं है, और बहुत सारे प्रेशर होते हैं। जैसे हो सकता है कोई फैमिली में डकी जिस तरह से व्लॉगर है, उनके कोई बच्चे देखते हों, या हो सकता है कुछ लोग जुए को बहुत गलत समझते हैं, तो जज साहब को ये लगा हो कि मैं कोई इसके ऊपर 22 डिसीजन दे सकता हूँ जो मेरिट से हटकर हो। आम तौर पर जब किसी रिलेटिव का केस आ जाए या किसी क्लोज फ्रेंड का केस आ जाए तो हमारी अदालतें उसको सुनने से इनकार कर देती हैं। अच्छा, मतलब जज उनके कोई जानने वाले या कोई फैमिली में से दोस्त इस तरह के? नहीं, जानने वाले में नहीं, ये मेरी एक पर्सनल असेसमेंट है। आप लास्ट टाइम जस्टिस शहराम सरवर जज साहब थे, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब का केस चल रहा था तो खुद को उस बेंच से अलग कर लिया। अब बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इमरान खान के केसेस को सुनने से माजरत कर ली। अब क्या होगा? उन्होंने माजरत कर ली, अब आगे क्या हो गया? क्या जज चेंज हो जाएंगे या इस तरह का कोई मामला होगा? जी, इसमें जज जो हैं वो चेंज हो गए हैं। अभी जब उन्होंने इस केस को सुनने से माजरत की, उसी टाइम जो लीगल टीम थी अदालत में, उन्होंने कहा कि सर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, अगर आप सुन लें तो आपकी मेहरबानी है। उन्होंने कहा जी नहीं, ड्यू टू सर्टन रीज़न मैं इसको नहीं सुनना चाहता। फिर उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस साहबा ने फिर अब नए बेंच को मार्क किया है जस्टिस शहराम सरवर जज साहब को। वो अब 17 नवंबर के लिए फिक्स है। अब हाँ, 17 नवंबर को इसके ऊपर आर्गूमेंट होकर फैसला हो जाएगा। ठीक है सर, आप लास्ट पे मुझे ये बताइएगा कि अब आप इस केस को क्या देख रहे हैं कि क्या फैसला होगा? डक्की भाई की बेल होती नजर आ रही है? देखें, ऑनेस्टली बात है, हमें किसी का कोई खौफ नहीं है। मैंने पहले भी पाकिस्तान के बड़े अच्छे केसेस में वकालत की। एक लड़की दुआ ज़हरा कराची से आई थी, उसके फादर का मैं वकील था, उसमें एक आईजी सिंध भी तब्दील हुए थे। तो जो बात है ना, वो एक जो न्यूट्रल एनालिसिस है वो यही है। कोई भी वकील, लीगल माइंड, लीगल विजडम रखने वाला बंदा मेरी बात से एग्री करेगा, ये केस कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली बात है, आप किसी शख्स को अरेस्ट करते हैं गैम्बलिंग की प्रमोशन के ऊपर, सेक्शन आप लगाते हैं फ्रॉड के, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप तासर देते हैं कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ना आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत है, ना आपके पास फ्रॉड के हवाले से कोई प्राइवेट पर्सन मौजूद है जिसने आके कहा हो कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है।
प्रमोशन के हवाले से पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, इस केस में कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ये बिला वजह का केस है। देखें मैं बात नहीं, आप थोड़ा माइंड अप्लाई करें। और जिस टीम ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी वो खुद करप्शन के केस में जेलों में है, उसी जेल में जहाँ भी इस वक्त डकी है, साथ साथ है हम प्याला हम नवाला है, ठीक है। तो वो उस वक्त जेलों में है। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन का क्या स्कोप रह गया है, और लॉ ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट्स। इसमें तो शेडो डाउट्स ही डाउट्स हैं, तो जहाँ पे डाउट होगा बेनिफिट ऑफ द डाउट्स जो है वो अक्यूज पर्सन को जाएगा। लेकिन बेल उनकी डकी भाई को आप बाहर निकलता कब देख रहे हैं? देखें, अगर 17 तारीख को दोनों पार्टीज के आर्गूमेंट हो जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डकी की बेल को रोक सके, बेल हो जानी है, हो जाएगी। हो जा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको डिसीजन शेयर कर दूंगा कि लेस देन 7 ईयर पनिशमेंट वाले बेलेबल ऑफेंसेस हैं। अब तो 3 महीने जेल भी काट ली है, तो अब तो बेल रुकना, प्रेशर भी सह लिया, टॉर्चर भी सह हाँ। तो अब तो जब ट्रायल की स्टेज ये है कि अभी इसके ऊपर कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, तो जब ट्रायल का कोई पता नहीं है कब स्टार्ट होना है, इन्वेस्टिगेशन टीम जेलों में है, तो आप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किसी को कैसे कैद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी। तो नाजरीन, ये एक डिटेल हमने डिस्कशन की डकी भाई के ऊपर, और इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।